morning everyone. I will started my new video class 12th फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। मैं आप लोगों को इसमें क्या करवाऊँगी, मेन टॉपिक्स क्लास 12th के भी जो टॉपिक मेन है वही करवाऊँगी। ठीक है, आपको फर्स्ट चैप्टर में देखो, फर्स्ट चैप्टर का भूमि एंड समष्टि का मूल्य अवधारणाएं, ऐसे आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में तो तुम्हारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नहीं। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारा जो है वो है तुम्हारा जैसे समष्टि। समष्टि क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। समष्टि का मतलब होता है क्या, बड़ा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। तो समष्टि का मतलब होता है समस्त अर्थव्यवस्था। इसमें बोला गया है, देखो डेफिनेशन क्या बोली गई है। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका विश्लेषण किया जाता है। इसमें देखो क्या बोला गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है कौन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, बेरोजगारी हो गई, व्यापार से रिलेटेड हो गया, रोजगार से रिलेटेड हो गया। तो ये हमारा क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, समष्टि की महत्व क्या क्या है। सो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को यही पूछा जाता है, समष्टि एंड व्यष्टि में अंतर बता दो। ठीक है, या फिर समष्टि के क्या क्या महत्व हैं ये बता दो, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। पहला है आपका आर्थिक स्थिरता। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में सहायक होती है। इसमें उपयुक्त मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, बाजार नीति अनुकरण सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब जो तुम्हारा आर्थिक स्थिरता होती है, आर्थिक स्थिरता का मतलब जो तुम लोग काम कर रहे हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, घर की आर्थिक स्थिति, कितना पापा कमा रहे हैं, कितनी मम्मी कमा रही है, कितना कैसे हमारी व्यवस्था चल रही है। ठीक है, हमारी व्यवस्था कितना पैसा एक महीने में लग रहा है, कितना पैसा आगे आने वाले मंथ में लग सकता है। इस तरह से हम अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपने काम को मैनेज करते हैं। ऐसी हमारी आर्थिक स्थिरता भी है जो कि हमारे पूरे भारत की है, जिसमें कि हमारी सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी मौद्रिक नीति और जो राजकोषीय नीति है उसका सब क्या करती है, आकलन करती है। आकलन करके और फिर आप लोगों को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उसे कहाँ पे कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जटिल समस्याओं का अध्ययन। जटिल समस्याओं का अध्ययन का मतलब क्या है, कुछ ऐसी समस्याएं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको ठीक करना होता है। ठीक है, आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित है। अतः समष्टि अर्थव्यवस्था विश्लेषण की सहायता से संपूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए का मतलब है, जैसे मैं अगर नॉर्मल एक बेसिक से लूँ तो पहले सबसे पहले क्या होती है, कृषि होती है, फिर उसका विनिर्माण किया जाता है, विनिर्माण के बाद फिर वो बाजार में जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, फिर उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो, मतलब एक दूसरे से जुड़ी है। कृषि नहीं होगी तो व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार नहीं करेंगे तो मार्केट में लॉस प्रॉफिट का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनका हमको क्या करना होता है, समाधान करना होता है, और उसका ही हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या बोला गया है, आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास का अध्ययन में बोला गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब एक तरह से बताओ, जब आप लोगों को अर्थव्यवस्था में कितनी हमारी अर्थव्यवस्था आगे गई है, कितनी नहीं गई है, क्या चीज़ों की कमी है, उसी के बेस पे तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा है, तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अपने आर्थिक विकास का अध्ययन का पता होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक विकास जैसे तुम्हारे घर में कितना चावल गेहूँ जितना लग रहा है, या पापा मम्मी कितना कमा रहे हैं, हमारे घर की इनकम कितनी है, हमारे घर के खर्चे कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था में विकास करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें कम हो रही है, इन सब चीज़ों को हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया।
उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्लियर है ये। आगे हम पढ़ेंगे अब वस्तु का वर्गीकरण। देखो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके मेन ये हैं, ठीक है। और आपके अब आगे आने वाले जो हैं ये आपके सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो जाते हैं, बट मैंने पहले ही बताया कि मैं मेन टॉपिक्स करवा रही हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब होता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं वही आप लोगों को समझा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को लगे कि मैम मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ एक बार आप मुझे बता दें, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं वस्तु का वर्गीकरण। वस्तु का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले देखो हमारी 4 प्रकार की वस्तुएं वर्गीकृत की गई हैं। अंतिम वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और तुम्हें एग्जाम्पल्स भी करवाए जाते हैं। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? अगर हम डेफिनेशन दें तो वो बोला गया है कि वे वस्तुएं जो कि उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार होती हैं, ठीक है। तैयार होती हैं या होते हैं, आप ऐसे करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो जैसे कि नॉर्मल बात है भाई, अंतिम प्रयोगकर्ता। प्रयोगकर्ता का मतलब है जिसने उस चीज़ का यूज़ कर लिया है और उसको बेचने के लिए तैयार है। प्रयोगकर्ता जो तैयार कर रहा है उस वस्तु को और बना चुका है उसको बेचने के लिए, वो क्या है? तैयार है, ठीक है। प्रयोगकर्ता के द्वारा तैयार है। जैसे कि इसमें बोला है रोटी, डबल रोटी, दूध, पेट्रोल आदि। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल एक बार निर्माण हो चुका है, अब क्या हो सकता है? पेट्रोल क्या होता है? धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। पेट्रोल में क्या हो रही है? दोबारा से ये एक अंतिम वस्तु है, इसे हम दोबारा से नहीं बना सकते, ठीक है। डबल रोटी का मतलब हमने खा लिया, हमारे पेट में चला गया, दोबारा से वो नहीं बन सकता। रोटी, एक बार रोटी खाने के बाद दोबारा से बनाई जा सकती है, दोबारा से नया आटा लेके रोटी बना सकते हो, बट वो रोटी आप दोबारा नहीं बना सकते हो, ठीक है। दूध तुम एक बार पी लोगे तो दोबारा तो पेट से निकालोगे नहीं, है ना। तो ये भी क्या है? अंतिम वस्तु। अंतिम वो सभी वस्तुएं जिनका दोबारा से आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, दोबारा से आप उनको नहीं बना सकते हैं, ना उसको प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं देखो नाम से ही साउंड हो रहा है, मध्य का मतलब होता है बीच में, जो कि कच्चे माल की होती है, उन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया, जिनकी सभी अभी तक उत्पादन सीमा रेखा को पार नहीं किया है, मतलब सीमा रेखा के अंदर ही उन्होंने पार नहीं किया है, प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार है नहीं है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल कच्चे माल आदि। कच्चे माल आदि का मतलब है जैसे कच्चा धागा हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, मैंने एक ही दिया है। कच्चे माल या धागा हो गया या कॉटन हो गया। कॉटन को हम जब निकलता है कॉटन तो हम क्या करते हैं, उसको पहले करेंगे, बाती बनानी है तो हम कॉटन को अच्छे से रगड़ के फिर उसके बाती बनाएंगे। या हमारा धागा वगैरह बनाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कच्चे माल के तौर पे, या पेड़ की लकड़ी ले लो, तोड़ते हैं फिर हम उसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले तो लकड़ी कच्चे माल ही होती है, बाद में हम उसको टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तु होती है। मध्यवर्ती वस्तु हम दोबारा से अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा तैयार, मतलब प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं होती है। इसमें प्रयोग करने के लिए तैयार होती है, इसमें प्रयोग करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होती है, ठीक है। वो सीमा रेखा के अंदर ही होती है। इतना क्लियर है? मतलब इसको हम बना सकते हैं दोबारा से, उसमें कुछ ना कुछ हम एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इसमें भी कोई भी हम मॉडिफिकेशन या फिर कोई भी चीज़ हम उसमें तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ है। कहते हैं ना, वन टाइम यूज़ के बाद हम दोबारा नहीं कर सकते, ऐसी सेम इसमें, ठीक है। इसमें है और इसमें हम दोबारा से इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप नेक्स्ट क्या बोल सकते, नेक्स्ट आपका देखो आगे क्वेश्चन में बहुत ही मोस्टली आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है क्या? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु दोनों हो सकती हैं, यह उस वस्तु के प्रयोग पर निर्भर करता है। मतलब कि हो सकती हैं, लेकिन हम वस्तु का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे आटे का प्रयोग एक बिस्कुट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है। एक आटा है, उसको हम क्या करते हैं, बिस्कुट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ एक मध्यवर्ती वस्तु है, लेकिन यदि इसी आटे का प्रयोग एक परिवार द्वारा रोटी बनाने के लिए किया जाता है तो यह एक अंतिम वस्तु है। समझ में आया? इसमें क्या बोला गया है कि जब हम किसी वस्तु को बिस्कुट को, जब वो आटा है उसको हम बिस्कुट बना दिए, तो बिस्कुट बनाने के बाद वो मार्केट में जाएगा, उसको प्राइस लगेगा और वो बिकेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी हम उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने घर में रोटी बना के खा लिया तो वो अंतिम वस्तु है क्या? नहीं है। आटा ही एक अंतिम वस्तु थी, ठीक है। आटा बेच दिया, दुकान वाले ने बेच दिया, उसके लिए अंतिम वस्तु हो गई। जिसने ले लिया उसके लिए क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु। अब उससे क्या करेगा? वो आटा में रोटी बनाएगा, खाएगा, लेकिन जब वो रोटी बना के खाएगा तो वो क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना? ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, ये तो तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो, मैंने सोचा था मैं ना करवाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ज़्यादातर पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर में ये आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु में डिफरेंस, मतलब आपने इसको समझ लिया ना, तो आपको डिफरेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद ही ऐसे बना के लिख लोगे, ठीक है। लेकिन एक बार मैं हिंट के लिए मैं आपको करवा दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में आता है। इसमें बोला गया है इन्हीं कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। अंतिम वस्तु को हम कच्चे माल के रूप में बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें हमारा कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। मध्यवर्ती वस्तु इन्हीं कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये उत्पादन सीमा रेखा के पार कर चुकी होती है। अंतिम वस्तु अंतिम सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों कर चुकी होती है? क्योंकि उसके बाद उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु ये उत्पादन रेखा को पार नहीं ये उत्पादन सीमा रेखा पर पार नहीं कर चुकी होती है, मतलब ये अपनी सीमा रेखा के अंदर ही होती है, ये अभी पार नहीं कर चुकी होती है। उसके बाद अंतिम वस्तु, इन वस्तुओं का पुनः बिक्री नहीं की जा सकती। अंतिम वस्तु में पुनः बिक्री नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बार हमने उसकी बिक्री कर दी तो दोबारा से हम उसमें ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ, हमें कहाँ से दोबारा से हम उसमें पुनः बिक्री नहीं कर सकते हैं। बट मध्यवर्ती वस्तु में हम क्या कर सकते हैं? पुनः बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है इन वस्तुओं की मूल्य अंतिम राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। भाई इन वस्तुओं को, क्योंकि ये अंतिम होती हैं तो इनका कैलकुलेशन किया जाता है, बट इन वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल दे दूं, जैसे एक कार है, जब एक कार को शोरूम से बेचा जाता है तो उसको क्या किया जाता है? एक डेटा को पूरी तरह से उसमें रखा जाता है कि इतनी कार हमारे यहाँ से बिक चुकी है। तो अब जिस उपभोक्ता ने उस कार को खरीदा है, अब वो दोबारा से जब किसी और को देगा तो उसका कोई डेटा नहीं होगा, क्योंकि उस कार का एक ही बार बिक्री हुई है, उसके बाद उसके शोरूम में दोबारा नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप दोबारा देते भी हैं तो उसका कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है, उसको कोई राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ आपको प्रॉफिट के लिए आप सिर्फ अपने लिए उसको रख सकते हैं या अपने लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोला गया है। नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता वस्तुएं आ गई, अंतिम वस्तुएं और तुम्हारी अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है? उपभोक्ता वस्तुएं देखो 4 टाइप्स की होती है, टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाएं, ठीक है। सबसे पहले टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, हम पढ़ लेते हैं। टिकाऊ वस्तुएं ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जाता है तथा इनकी वस्तु में कीमत में भी अधिक होती है। इनकी वस्तु की कीमतें भी क्या होती है? बहुत अधिक होती हैं। ये कई ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो कि जिनका प्रयोग कई वर्ष तक किया जाता है, ठीक है। जैसे कि टीवी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई। भाई एक बार टीवी ले आओ कि हर महीने टीवी लाते हो? नहीं लाते हो, ठीक है। 10-15 साल बाद अगर टीवी खराब हो गई तो ले आए, ठीक है। या मशीन हो गई, कार हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? टिकाऊ होती हैं, महंगी होती हैं। ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं, इनका प्राइस भी बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ये वस्तुएं कैसी होती है? टिकाऊ होती है, ठीक है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे थोड़ा अधिक कर सकते हैं। मतलब ऐसी वस्तु जिनका उपयोग हम 1 वर्ष या उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो
इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध टिकाऊ। इन वस्तुओं की कीमत भी कम होती है, इन वस्तुओं की ज़्यादा कीमत नहीं होती, जैसे कपड़े हो गए, ठीक है, फर्नीचर हो गया, बिजली का सामान हो गया, ये सारी, ठीक है। ऐसी ही वस्तुएं, ये सारी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती, 1 साल से ज़्यादा या उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। ऐसी वस्तुएं ही मतलब इतने ही वर्ष तक चलती हैं। उसके बाद है हमारा गैर टिकाऊ वस्तुएं। इसमें गैर टिकाऊ वस्तुओं में क्या बोला गया है, गैर टिकाऊ ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जिनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है, इसे एकल प्रयोग भी कहते हैं। एकल प्रयोग कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में एकल प्रयोग। तो ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जिनका प्रयोग एक ही बार किया जाता है, ठीक है, जैसे दूध, पेट्रोल, डबल रोटी। एक बार यूज़ करने के बाद अगर आपने एक बार पेट्रोल भरवा लिया तो उसके बाद दोबारा से उस पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कौन सी वस्तुएं होती हैं, हमारी गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, सेवाएं। अब देखो सेवाओं में क्या होता है, सेवाओं का मतलब होता है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ऐसी गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष संतुष्टि करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती है, ठीक है, लेकिन इनकी अमूर्त होती हैं या अमूर्त होती हैं, मतलब इन्हें देखा हुआ नहीं जा सकता। मतलब देखा हुआ नहीं जा सकता का मतलब ये ऐसी सेवाएं हैं जिनको हम देखते नहीं हैं, हम करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, नौकर हो गया, टीचर हो गया। हम इनसे क्या करते हैं, सेवाएं लेते हैं, लेकिन हम इसको देखते नहीं हैं। भाई काम कर रहा है, लेकिन हम कभी कहते हुए कि ऐसा हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से वो हमें संतुष्टि प्रदान करता है। एक टीचर हमें पढ़ाता है तो वो हमें संतुष्टि दे रहा है, ठीक है। एक वकील हमारे लिए लड़ रहा है, वो हमें संतुष्टि दे रहा है, ठीक है। एक नौकर काम कर रहा है, वो हमें संतुष्टि दे रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। बहुत इजी है ये टॉपिक्स आपके, ठीक है। ये टॉपिक जितने भी मैं अभी आपको करवा रही हूँ ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पे ये पेपर में मिल जाएंगे आप लोगों को। और फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बहुत ईजी चैप्टर्स हैं ये तुम लोगों के। जो मेन चैप्टर्स होते हैं वो तुम्हारे 3rd चैप्टर से स्टार्ट होंगे। न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, वो हम आगे करेंगे, अभी हम ये कर लेते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है, इसमें बोला गया पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक की स्थिर परिसंपत्ति होती हैं जिन्हें कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इनका मूल्यांकन भी उच्च होता है, ठीक है। पूंजीगत वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, और इनका मूल्यांकन भी क्या होता है, बहुत मतलब ज़्यादा होता है, और इनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है का मतलब क्या है कि हम इनका यूज़, जैसे प्लांट हो गया, मशीन हो गया, भाई बार बार तो हम इन सब चीज़ों को नहीं लेते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कई वर्षों तक यूज़ में आती हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग करने से इनका मूल्य में कमी होती है, अर्थात इनका मूल्य ह्रास से होता है, जैसे मशीन और प्लांट में जितना आप लोग इसका यूज़ करोगे उतनी ही क्या होंगी, ये वस्तुओं की कीमत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे आपने एक कार लिया या आपने कोई मशीन ली, ट्रैक्टर लिया, अब उसको आपने जितने साल यूज़ किया है उसकी उतनी कीमत डल जाएगी। अगर आप उसको दोबारा किसी को देना चाहते हैं तो अगर आपने 1 लाख का लिया है तो आप उसको 50,000 तक बेचेंगे, और अगर बहुत ही ज़्यादा घटिया है तो आप उसको तब भी आप 40 या 30,000 तक तो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो मतलब उनका मूल्य ह्रास होता है, तो आपकी जितनी कीमत आपने दी थी उससे कम कीमत आपको मिली, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है। ये ठीक क्लियर हो गया। ये मैंने अभी आप लोगों को कितनी वस्तुएं होती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, मैंने सारी चीज़ें करवा दी आप लोगों को। अंतिम, उपभोक्ता, पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुएं। आई होप आप लोगों को ये सारे समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपको एक एक टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको लगे कि एक भी टॉपिक है जो कि आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। उसके बाद आपका आगे नेक्स्ट क्या टॉपिक है, निवेश। एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है। क्या बोला है, एक ऐसे निश्चित समय पे जिस पे हम वस्तुओं के स्टॉक में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसे हम पूंजी निर्माण या विनियोग भी कहते हैं। मतलब ऐसा एक पॉइंट आता है जिसमें कि हम जब थोड़ा सा प्राइस कम होता है या ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने स्टॉक को पूरी तरह से भर लेते हैं। अगर हम कोई भी
बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में हैं या कुछ भी हैं, तो हम अपने स्टॉक को क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से फुल कर देते हैं। उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, एक निश्चित समय होता है, ठीक है, एक निश्चित समय बिंदु पे हम वस्तुओं के स्टॉक को पूर्ति करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा निवेश, देखो निवेश के दो घटक होते हैं, पहला हमारा स्थिर निवेश होता है, दूसरा हमारा मार्गसूची निवेश होता है। आपको पता होना चाहिए कि स्थिर निवेश क्या होता है और मार्गसूची निवेश। स्थिर निवेश वो होता है जो एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि होता है। मतलब जो एक ऐसे स्थिति में, जो एक लेखा वर्ष की स्थिति में क्या करते हैं, हम वृद्धि करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम उसकी वृद्धि करते हैं। जैसे प्लांट हो गया, मशीन हो गया, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अगर हमने कोई भी प्लांट ले लिया, हमने वहाँ पे घर बनवा लिया, हमने उसको रेंट पे उठा दिया, तो ये क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वहाँ पे लोग आके रहेंगे, उसमें जितना पैसा डालोगे आप, जितना अच्छे से बनवाओगे, इन्वेस्टमेंट होगा। या फिर एक आपने फैक्ट्री ओपन कर दी, उसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा आपको मिलता जाएगा, ये स्थिर निवेश है। नेक्स्ट आपका मार्गसूची निवेश, इसमें बोला है किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उससे तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, कच्चे माल सम्मिलित होते हैं, इन्हें मार्गसूची निवेश कहते हैं। मतलब इसमें मार्गसूची निवेश में क्या है कि ये तीनों वस्तुएं होती हैं, तैयार वस्तुएं हो जाएं या अर्ध तैयार हो जाएं या कच्चा माल हो जाए, इन सभी वस्तुएं, ये सभी वस्तुएं क्या होती है, इसके अंदर सम्मिलित होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्गसूची निवेश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है भाई, मूल्यह्रास का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुओं में जो कि हमने लिया हो और हमें कमी हो गई हो या हमें उसमें लॉस हुआ हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। इसमें बोला है सामान्य टूट फूट या अप्रचलन के कारण अचल परिसंपत्ति, अचल भी मूल्यह्रास ही होता है, याद रखना, अचल परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं, ठीक है। मूल्यह्रास स्थायी पूंजी के मूल्य को उसकी अनुमानित आयु से भाग करके ज्ञात किया जाता है। मतलब जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का टोटल लेके और उनकी आय के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, मूल्यह्रास। अभी हम आगे जब नेक्स्ट चैप्टर, आगे हमारा जो थर्ड चैप्टर है, हम उसमें कुछ थ्योरी के चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें कि हम मूल्यह्रास वगैरह निकालेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय आय, एनएनपी वगैरह ये सब निकालेंगे। तो हम आगे आप लोगों को बताएंगे किस तरह से हमें करना है, ठीक है। अभी तो आप लोग लेकिन आपके ये टॉपिक्स जो है ना, ये क्लियर होने चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि मूल्यह्रास में कौन कौन सा है, मूल्यह्रास के अंदर अचल है हो गया, ठीक है, या टूट फूट हो गई, ये सारे मूल्यह्रास के अंदर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मूल्यह्रास किससे कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी निकालने में, जीडीपी वगैरह निकालने में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है हमारा सकल निवेश, एक निश्चित समय अवधि में पूंजी वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाता है। जो हमारे एक समय अवधि के बाद जो भी हम पूंजीगत स्टॉक में क्या करते हैं, वृद्धि कहते हैं, उसे हम सकल निवेश कहते हैं, ठीक है। सकल निवेश मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। घर में क्या मतलब, घरेलू सकल इन्वेस्टमेंट, सकल में मतलब ग्रॉस कहते हैं ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसी हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें हम मूल्यह्रास शामिल करते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, मूल्यह्रास भी क्या होता है, शामिल होता है। इसके अंदर जो भी चीज़ें जितनी भी खराब हुई हैं या जितनी भी रह रही हैं, उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्लियर है इतना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है निवल निवेश। इसमें बोला गया है एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाता है। शुद्ध का मतलब इसमें कोई भी मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है, ठीक है। प्योर डाटा जो होता है, प्योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, निवल निवेश कहते हैं, क्लियर है। निवल निवेश निकालने के लिए देखो क्या करना होता है, निवल निवेश के लिए हमें सकल निवेश में से हमें क्या करना होता है, घिसावट या मूल्यह्रास, दोनों नाम सेम है, इसका मतलब भी मूल्यह्रास ही होता है, लेकिन दो नाम इसके प्रोनाउंस होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, सकल निवेश माइनस घिसावट या मूल्यह्रास, क्लियर है। तो हमें क्या मिल जाता है, निवल निवेश मिल जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है आय का चक्रीय प्रभाव। आय का चक्रीय प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को जब टॉपिक करवा रही हूँ ना, तो टॉपिक के बीच बीच में से मैं बताती जा रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ जिस चीज़ों को मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसमें देखो आय का चक्रीय प्रभाव, इसमें बोला गया है एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रवाह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर होता है। यह प्रवाह आय से व्यय को, व्यय से उपभोग को, उपभोग से बचत को तथा बचत से उत्पादन को जन्म देता है और यह क्रम चलता रहता है। दो प्रकार होते हैं। देखो आय का चक्रीय प्रभाव क्या बोला है कि जब हम एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु की ओर क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। जैसे इसमें बोला है कि आय से हम क्या करते हैं, व्यय। पहले हमारी आय इनकम होती है, तब हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं। अब अगर व्यय करेंगे तो हम क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। भाई अगर हम कुछ खर्च नहीं करेंगे तो हम क्या कुछ खा सकते हैं, नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। और उपभोग से बचत, अगर उपभोग करेंगे तो हमें हमारे उपभोग से जितना बचेगा उससे हम क्या करेंगे, बचत, सेविंग करेंगे। बचत से हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। जब हमारे पास कुछ होगा पैसे, तभी हम कुछ किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन को क्या करता है, जन्म देता है। अगर हमारे पास 1.5-2 लाख रुपए हैं, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा बिजनेस कर लिया और हम उसमें इन्वेस्ट करते गए, और एक टाइम बाद हम उसमें क्या करने लगे, मतलब एक टाइम के बाद हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाने लगेगा, लोग आने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उत्पादित हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब ये एक सर्कल है, ठीक है। आय पे गए, फिर हमने व्यय किया। मैं एक डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने आय किया, आय के बाद हम कहाँ पे गए, व्यय किया, हमने व्यय किया। उसके बाद हमने उपभोग किया, ठीक है। उसके बाद हमने उपभोग करने के बाद हमने बचत किया। अब बचत के बाद फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में उत्पादन करेंगे, ठीक है। याद रखना ये चक्रीय प्रभाव इस तरह से काम कर रहा है हमारा, देखो, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, सॉरी आप लोगों को शायद पेंसिल की वजह से दिख ना रहा हो, मैं 1 मिनट, ठीक है। आय हो जाएगा पहले, फिर हमारा क्या होगा, व्यय होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, उपभोग होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, बचत होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, उत्पादन होगा। ये मैं डायग्राम ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है मैंने डायग्राम ऐसे नहीं होगा, ठीक है। डायग्राम अभी हम आगे बना रहे हैं, इसमें आप लोग ऐसे करके बचत हम लोग बीच में बनाएंगे, आप बना सकते हैं उत्पादन क्षेत्र और परिवार क्षेत्र ऐसे करके। आय का डायग्राम आपका ऐसे होगा, यहाँ पे हमारा बचत होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, उत्पादन क्षेत्र होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, परिवार क्षेत्र, ठीक है। पहले एक बार हम यहाँ पे उत्पादन करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, परिवार क्षेत्र को देंगे, ठीक है। फिर ये एक बार उल्टा चलता है, एक बार सीधा चलता है ऐसे, और जितना होगा यहाँ पे दोनों ही बचत करते हैं, सेविंग्स दोनों करेंगे, ठीक है। कभी ये सेविंग्स करेगा, कभी ये सेविंग्स करेगा, कभी इससे हेल्प लेगा, कभी इससे हेल्प लेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा परिवार क्षेत्र तुम्हें क्या क्या चीज़ें देता है ये तुम्हें पता होनी चाहिए। भूमि, पूंजी, जैसे परिवार क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। परिवार क्षेत्र मजदूर देगा, ठीक है, मजदूर हो गया। उसके बाद हम क्या देते हैं, मजदूर, भूमि। उसके बाद हम क्या देंगे, मजदूर, भूमि। उसके बाद हमारा आ जाएगा उद्यम। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेवाएं कौन कौन सी होंगी, भूमि हो जाएंगी, हमारी पूंजी भी होती है, सॉरी पूंजी भी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाएंगी। फिर इसको क्या देगा, ये मजदूर को क्या देगा, परिवार उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र को क्या देगा, मजदूरी देगा,
मजदूरी हो गई, भूमि को किराया देगा, ठीक है। उद्यम को लाभ देगा, ब्याज, लाभ, पूंजी का ब्याज मिलेगा, ठीक है। पूंजी का ब्याज हो जाएगा, उद्यम का लाभ हो जाएगा, भूमि का किराया हो जाएगा, मजदूर की मजदूरी हो जाएगी, ठीक है। मजदूर का मजदूरी मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तो श्रम आप लिख सकते हैं, मजदूर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम श्रम लिख लेंगे। श्रम की मजदूरी होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। आपकी बुक्स में भी आप लोगों को ये अवेलेबल है। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं मैम मुझे आपका डायग्राम भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इसको सही से देख लें, ठीक है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पहले ये सारी सेवाएं देगा उत्पादन क्षेत्र को। तो उत्पादन क्षेत्र यहाँ पे इन सब चीज़ों को इनकी सहायता करेगा, ठीक है। इन सबको सेवाएं ये प्रदान करेगा। ये सेवाएं देंगे तो ये इन सब चीज़ों को क्या देगा, मतलब साधन सेवाएं, कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए, भाई मजदूर को कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों इन लोगों को मिलेगा। अब बचत ये एक बैंक है, वित्तीय बैंक है। यहाँ पे हम वित्तीय बैंक लिख लेते हैं, वित्तीय। ये अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो परिवार क्षेत्र भी बैंक के पास जाएगा, उससे कुछ पैसे की जरूरत होगी। परिवार क्षेत्र यहाँ पे सेविंग करने जाएगा या फिर लोन लेने जाएगा, दोनों काम होते हैं। दूसरा उत्पादन क्षेत्र में भी क्या होगा, बचत के लिए ये पैसे देगा इसे, अगर सेविंग्स होती है, या फिर ये इससे लोन भी ले सकता है अगर इसको ज़रूरत होती है तो, ठीक है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये दो टाइप्स की होती है, वास्तविक और मौद्रिक। वास्तविक क्या होती है? वास्तविक का मतलब क्या होता है? वास्तविक का मतलब होता है वस्तुओं से रिलेटेड। मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। मौद्रिक प्रवाह, इसमें क्या बोला गया है, आय के वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय या एक परिवार क्षेत्र के द्वारा प्रदान की गई उत्पादन के साधन की सेवाएं हैं। उत्पादन के साधन की सेवाएं हैं। सेवाओं का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर होता है, ठीक है। परिवार क्षेत्र की ओर मतलब यहाँ पे हम वास्तविक प्रवाह कर रहे हैं, तो हम वास्तविक प्रवाह कहाँ से कर रहे हैं, साधन सेवाएं, उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, हम उन सब चीज़ों, उन लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन कौन सी, परिवार क्षेत्र हमारा क्या देगा, ये परिवार क्षेत्र है हमारा, परिवार क्षेत्र, ठीक है। ये परिवार क्षेत्र है, ये इनको साधन सेवाएं देगा। साधन सेवाओं में भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ठीक है। भूमि हो गया, पूंजी हो गई, श्रम हो गया और उद्यम हो गया। ये आपका क्या है, वास्तविक प्रवाह है, जो कि हम इनको प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे, उत्पादन क्षेत्र को, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र को, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र फर्म मतलब फैक्ट्री, ठीक है। अब ये इनको क्या देगा, यहाँ से ये इसको क्या देगा, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं देगा। अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। आई नो मेरी थोड़ी सी राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, या फिर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम ने इसमें डायग्राम आपका थोड़ा वैसा हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार आप लोगों में इसे अगर लगे कि कुछ समझ में ना आया तो एक बार पूछ ले, ताकि मैं आप लोगों को, अगर आप लोग कहते हैं कि मैम मुझे नोट्स भी चाहिए प्रॉपर, तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। मैसेज कर दें आप, मेरे कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे कि क्या मैम मुझे अगर नोट्स वगैरह आप लोगों को चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे बता दें, ठीक है। नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को। या आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और पूछना हो तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म एक बार मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे में देखो
मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह में क्या बोला गया है, यहाँ पे हम वास्तविक प्रवाह हमने पढ़ लिया। वास्तविक का मतलब होता है जो हम वस्तुओं का प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है, वस्तुओं सेवाओं का जो भी हम अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो भी प्रवाह कर रहे हैं उसे हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। अब मौद्रिक प्रवाह में क्या होगा, मौद्रिक प्रवाह का मतलब होता है मुद्राओं का प्रवाह जो कि उत्पादक क्षेत्र परिवारिक क्षेत्र को देगा। अभी हम इनको परिवार क्षेत्र को हम क्या दे रहे हैं, परिवार क्षेत्र से हम उत्पादन क्षेत्र को क्या दे रहे हैं, साधन सेवाएं दे रहे हैं, और ये हमें अंतिम वस्तु और सेवाएं प्राप्त कर रहा है, ठीक है। मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय उस प्रवाह से है जिसमें कि फर्मों द्वारा उत्पादन के साधनों द्वारा उनकी सेवाओं के बदले में ब्याज, लाभ, मजदूरी, लगान आदि के रूप में दी गई मुद्राओं का प्रवाह फर्मों से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। समझ में आया? अभी देखो मैंने आप लोगों को जो ऊपर समझाया है ना, जो मैंने बताया कि भूमि, उद्यम पूंजी, उत्पादन क्षेत्र इनको किराया, लाभ, मजदूरी, ब्याज देंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कई बार पेपर में हमारे अलग अलग टाइप से आ जाते हैं और पूछ लेते हैं मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह बता हुआ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर आप वास्तविक प्रवाह दिखाओगे तो इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें उन्हें दे रहे हो, भूमि दे रहे हो, श्रम दे रहे हो, पूंजी दे रहे हो, धन दे रहे हो। लेकिन अगर हम मौद्रिक प्रवाह की बात करें तो इन्हीं चीज़ों का भूमि का क्या बन जाएगा, भूमि का जैसे लगान, ठीक है, मजदूर का क्या हो जाएगा, मजदूरी का क्या हो जाएगा, मजदूरी मिलेगी, श्रम को मजदूरी मिलेगी, उद्यम को लाभ मिलेगा, पूंजी का ब्याज मिलेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह होता है, ठीक है। मौद्रिक प्रवाह देख लो आप एक बार अच्छे से। मौद्रिक प्रवाह आप लोगों को देखो, साधन, भुगतान, किराया, ब्याज, लाभ ये दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वस्तु तथा सेवाओं पर उपभोग व्यय, वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग व्यय करेगा, ठीक है। उत्पादन सेवाएं क्या करेगा, इन वस्तुओं पे व्यय करेगा, और इसको क्या मिलेगा, साधन, भुगतान, किराया मिलेगा, ब्याज मिलेगा, लाभ मिलेगा और मजदूरी मिलेगी। ये इसके प्रोसेस हैं, ठीक है। याद से ध्यान से देख लेना इसको। इसमें बोला गया है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिसमें हम वस्तुएं उनको देंगे, परिवार क्षेत्र जिसमें कि उत्पादन क्षेत्र को वस्तुएं देगा, मजदूर देगा, ठीक है, उद्यम देगा, तो उसे हम वास्तविक प्रवाह कहेंगे। और जिसमें कि इनको क्या मिलेगा, परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र की ओर किराया मिलेगा, ब्याज मिलेगा, लाभ मिलेगा या फिर मजदूरी मिलेगी, तो इन लोगों, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये क्या कर रहे हैं, मौद्रिक प्रवाह। अब ये मौद्रिक प्रवाह कर रहा है, मतलब मजदूरों को उत्पादक क्षेत्र क्या कर रहा है, मजदूरी दे रहा है परिवार क्षेत्र को उपभोग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें परिवार क्षेत्र को दे रहा है। क्लियर है ये, कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को आय का चक्रीय प्रवाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर कर लेना, और ये आपका पेपर में हमेशा आता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आ जाते हैं हम, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब नाम से क्या पता चलता है, एक ऐसा स्टॉक जहाँ पे चीज़ें बहुत सारी भरी पड़ी हैं, ठीक है। स्टॉक कहते हैं ना भाई, आप स्टॉक से ले आओ, है ना, या स्टॉक पे ख़त्म हो गया है, मतलब कि क्या है कि कुछ चीज़ें हम लिमिटेड अपनी स्टॉक में भरवा लेते हैं, ठीक है। अब उसको टाइम के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, ठीक है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम अपनी दुकान में ले आते हैं और उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक में बोला गया है एक ऐसी मात्रा जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, एक ऐसी मात्रा जिसको हम देखते हैं। जैसे एक बार हमने वस्तुओं को स्टॉक भर लिया, अब उसको हम बार बार चेक नहीं करेंगे। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, है ना। ये आपका मैंने बता दिया, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ ले। अब हम आगे कर रहे हैं, हमारा क्या है, स्टॉक एक ऐसी स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखो नाम से साउंड हो रहा है स्टॉक। स्टॉक में क्या बोला जाता है कि जैसे आप लोगों को एक ऐसी, मतलब स्टॉक का मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, भर के रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अगर हम एक दुकान की बात करें, दुकान वाला क्या करता है, एक अलग से स्टॉक बनवा लेता है और उसमें एक टाइम बाद बहुत सारी चीज़ें भरवा के और उसको ब्लॉक कर देता है। जब उसे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहती है वो क्या कर देता है, उन चीज़ों का अपना यूज़ करता रहता है। लेकिन एक टाइम बाद वो क्या करता है,
उन सब चीज़ों को जब वो देखता है कि उसको ज़रूरत की नहीं है, मतलब ख़त्म हो रही है, तब उनको एक टाइम बाद वो क्या कर देता है, एक ड्यूरेशन के बाद उसको क्या करता है, दोबारा से भरवा देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अब यहाँ पे तो हमने एक छोटे से तौर पे बात की, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय धन या संपत्ति की बात करें या राजकोषीय की बात करें तो बड़ी लेवल पे हम क्या करते हैं, उनका स्टॉक को कैलकुलेशन करते हैं और उनका डेटा को क्या करते हैं, उनके डेटा को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला है, स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, जैसे राष्ट्रीय धन, संपत्ति एवं संपत्ति, मूल्य की आपूर्ति आदि। ठीक है, इन सब चीज़ों का एक टाइम बाद हम क्या करते हैं, मतलब इनकी यूनिट को मेजरमेंट करते हैं, कितनी वस्तुओं की कमी है, मतलब कितनी चीज़ें रह रही हैं, कितनी चीज़ें कमी है, कितना हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसी के अकॉर्डिंग डेटा को क्या करता है, स्टॉक में भरवाया जाता है या स्टॉक को देखा जाता है, उसी हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्लियर है इतना? आगे बात करते हैं प्रवाह। अभी हमने प्रवाह पढ़ा था। स्टॉक और प्रवाह में कई बार डिफरेंस आता है, तो ध्यान से एक बार समझ लो इसे। स्टॉक और प्रवाह, देखो प्रवाह में क्या अभी हमने बताया, जैसे कि प्रवाह में इसमें बोला गया है एक ऐसी मात्रा जिसे हम समय अवधि पे मापते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, निवेश आदि। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है प्रवाह में कितनी, मतलब प्रवाह हमारा कितना हुआ है, कितना कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन सा कहाँ पे जितनी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट किया गया है, कहाँ पे कितना आय खर्च किया गया है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, प्रवाह होती है। ठीक है, अब आप लोग ने इसमें स्टॉक और प्रवाह में डिफरेंस ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारा 3 नंबर या 5 नंबर में रेफरेंस आ जाता है, तो प्लीज़ स्किप मत करना इसमें। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये स्टॉक एंड प्रवाह का जो है ना, इसमें या तो आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा और या फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा ज़रूर जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। इसमें बोला गया है इससे अभिप्राय औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट से है। यह एक मूल्यह्रास का भाग है। इसे प्रत्याशित अप्रत्याशित को मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रत्याशित अप्रचलन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी तकनीक जिसमें हम क्या करते हैं, मांग में परिवर्तन करते हैं। मांग में परिवर्तन के कारण ही हमारा क्या होता है, स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट से भी है। मतलब उसमें जो गिरावट आएगी वो किसकी वजह से होगी, मांग में परिवर्तन होने के कारण। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है, इसमें भी आपका डिफरेंस आते हैं प्रत्याशित अप्रत्याशित में, तो प्लीज़ आप लोग ये भी कर लेना। मतलब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो और आप इन दोनों में बना के डिफरेंस बता देना। मांग में जब परिवर्तन होगा तो हमारे प्रत्याशित का मूल्य क्या होने लगेगा, गिरावट आने लगेगी। मूल्यह्रास एक भाग है जिसमें कि आप प्रत्याशित अप्रचलन को मूल्य कि आरक्षित कोष भी प्रबंधित करता है। इसे आरक्षित कोष भी क्या करता है, प्रबंधित करता है। क्लियर है? आगे बोला गया है अप्रत्याशित अप्रचलन। इससे अभिप्राय प्राकृतिक आपदाएं अथवा आर्थिक मंदी के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट से है। देखो इसमें हमारी मांग में जो भी परिवर्तन होता है उसकी वजह से गिरावट होती है परिसंपत्ति में, और इसमें जो हमारी आर्थिक स्थिति की वजह से कोई आपदा आ जाए या कोई कुछ मतलब आर्थिक परिणाम की वजह से, कोई आपदाओं की वजह से, जैसे सुनामी हो गई या बाढ़ हो गया या कुछ भी हो जाए, इसकी वजह से हमारी क्या होगी, परिसंपत्ति में मतलब इसकी में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। इससे अप्रत्याशित अप्रचलन की स्थिति परिसंपत्ति बीमा द्वारा प्रबंधित किया जाता है। मतलब बीमा वगैरह अगर आप लोग करवा के रखते हैं तो आप लोगों को इसमें लास्ट में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं। क्लियर है इतना? देखो यहाँ पे नेक्स्ट आगे हमारा पूंजीगत हानि। इससे अभिप्राय स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी से है जब वह प्रयोग नहीं की जाती। पूंजीगत हानि का मतलब क्या होगा, जब हम जिस वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे और उसमें क्या होगी, परिसंपत्ति में होने वाली कमी, मतलब एक ऐसी वस्तु में जो कि कमी हो और उसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीगत हानि। पूंजी की क्या हो जाना, हानि हो जाना। ठीक है,
क्लियर है। आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने टॉपिक करवाया है ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो कि मैंने सारे रिकवर कर लिए हैं, सारे कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मैम आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है या स्किप कर दिया है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम आज की वीडियो को आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आप लोग, अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है, आप लोगों को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही है तो प्लीज़ आप लोग ये शेयर भी करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।